नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया इंटीग्रेशन, बहुत ही टफ चैप्टर था और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उसे कंप्लीट किया। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स में कैसे कैसे कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, इनके पूरी चैप्टर के जितने एग्जाम्पल हैं हम ये सब कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शुरू करेंगे क्या, मैट्रिसेस। तो दोस्तों मैट्रिसेस होता क्या है, सबसे पहले आप में से कोई बताना चाहेंगे तो मैट्रिसेस है क्या। तो इसमें क्या होता है, कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होते हैं। इसमें क्या होता है, किसी ना किसी डेटा का इनपुट होता है किसमें, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स देखिए कुछ रोज होती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया मैट्रिक्स, है ना। सबसे पहले तो इसे इसी ब्रैकेट में रखते हैं, है ना। यहाँ पे कोई सी भी डिटेल में नंबर, कोई सा भी डेटा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है दोस्तों क्या, मैट्रिक्स। आगे वाले जो चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा ऐसे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फर्क है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है। सर तो ये दोनों दिख तो सेम ही रहे, नहीं। देखो पहले तो ब्रैकेट का फर्क है। दूसरा क्या फर्क है दोस्तों, एक मैट्रिक्स में आप जो भी रिजल्ट डालेंगे, जो भी डेटा डालेंगे, उससे फाइनली एक मैट्रिक्स ही बन के आएगा। मतलब कि आपने एक मैट्रिक्स दिया तो इससे वापस से रिजल्ट में क्या आएगा दोस्तों, एक मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे हम इनपुट देते हैं अलग अलग अलग, और एक उसी के फॉर्म में एक आंसर आता है, तो वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आंसर आता है। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेंट में सिंगल वैल्यू में आंसर आता है। डिटरमिनेंट हमेशा एक नया डिटरमिनेंट नहीं छोड़ता, एक सिंगल वैल्यू का आंसर छोड़ता है। 1 5 9 कुछ भी हो सकता है। बट एक मैट्रिक्स में लगातार क्या होगा, एक मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स को सॉल्व करो, 36 मैट्रिक्स को सॉल्व करो, उसका आंसर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैट्रिसेस दोस्तों कोई बता सकते हैं, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, it is the arrangement of, या तो आप डेटा बोल सकते हो या एरे बोल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ डेटा और अरे इन अ रो एंड कॉलम, है ना। किसी डेटा का रो या कॉलम के फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस, है ना। आगे थोड़ा सा और समझते हैं मैट्रिक्स में दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 4 5, तो यहाँ लिखा 6 7 8 4, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, ध्यान से देखोगे, एक और ये दो, तो जितनी भी जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें कहते हैं दोस्तों हम रो। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए रो क्या होता है। तो यहाँ पे कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। अच्छा, जितनी भी वर्टिकल लाइंस है, तो 1 2 3 4, तो वर्टिकल लाइन जो भी इस डेटा के अंदर होगी उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉलम। उसे क्या कहा जाता है, कॉलम। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स जिसके अंदर सारा का सारा डेटा रखने के काम में आता है। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि राधा के पास कुछ पेन, राधा के पास नोटबुक है, तो राधा के पास 5 नोटबुक है, तो उसे 5 नोटबुक को ऐसे शो किया ब्रैकेट में 5। फिर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इसी में कि राधा के पास 5 नोटबुक और 3 पेन है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। तो उसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया, 5 नोटबुक और 3 पेन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या किया इन लोगों ने कि इसके दोस्तों की भी बात कर ली कि एक राधा हो गई, एक रोहन हो गया, और एक ले लेते हैं शालू हो गई, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग। ठीक है, तो राधा के पास 5 पेन और 5 नोटबुक और 3 पेन, रोहन के पास 6 नोटबुक और 8 पेन, और शालू के पास 10 पेन और 12 नोटबुक, है ना, जैसा भी। तो इसी को बस क्या किया, एक डेटा के फॉर्म में सेव करके रख दिया। एक डेटा को एक कंज्यूम करके रखता है, एक डेटा होता है इसके पास। आई थिंक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा और अरे इन अ रो एंड कॉलम फॉर्म, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
आगे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। यहां से आपको सारे मैट्रिक्स पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिर्फ नाम लिख लीजिए आप, पहले नाम लिखिए क्योंकि नाम आपको पता होंगे। पहला होगा रो मैट्रिक्स, जो आपको पढ़ने हैं, जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, और इसी क्रम से आप इसे याद रखिए, इसी सीक्वेंस में। तीसरा आप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स। और फिर आप पढ़ेंगे स्क्वायर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों डायगोनल के बाद कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर, डायगोनल। और फिर हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। दोस्तों इसके बाद आप पढ़ेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दोस्तों लास्ट में हमको पढ़ना है आइडेंटिटी के बाद जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। दोस्तों ये हमें इतने मैट्रिक्स 12th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इतने मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, वो हम इसके बाद समझेंगे। पहले ये समझते हैं हम लोग क्या होते हैं सारे के सारे। तो अभी हमने ये क्लियर तो हो गया कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप, इस शेप में कोई सा डेटा रखा हुआ होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं रो मैट्रिक्स। दोस्तों रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स, a matrix is said to be a row matrix. A matrix is said to be row matrix, row matrix if it has only one row। ठीक है दोस्तों, एक मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स तब बोल सकते हैं जब इसमें क्या हो? एक रो हो। ठीक है, चलिए। और कॉलम में भी मैक्सिमम, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, है ना? कॉलम अगर आपकी जब डेफिनेशन आ रही रो मैट्रिक्स, तो एक रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, और कॉलम की हमको उसमें बात नहीं करनी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 1 2 3, इसमें एक ही रो है पर कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए, है ना? आपको हमेशा पहले याद होना चाहिए कि ये रो होती है, बाकी के 3 क्या होते हैं? कॉलम। आगे देखिए 1 2, अगर सिर्फ इतना लिया तो ये इसमें कितनी रो है? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस वाले में एक रो है और बाकी के कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इसको समझने से पहले यहाँ पे समझ जाइए कि कॉलम के बाहर यहाँ पे लिखा जाता है रो इंटू में कॉलम। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर एक रो है 1 5 7, 1 5 7, तो दोस्तों कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? पहले आप ये चेक करो, 1 5 7, तो इसमें रो कितनी है? एक रो है, तो रो की जगह कितना आ जाएगा? 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है R इंटू सी के फॉर्म में लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में। पहले तो आपको रो क्या होती है वो पहचानना पड़ेगा, तो रो ये होती है, बाकी के क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो हमेशा इसको RC, हम लोग जब इसे स्कूल में याद किया करते थे तो इसे ऐसे याद किया करते थे जैसे रामचंद्र, तो R से राम और C से चंद्र। तो इसमें रो 3 और कॉलम कितने हो गए? रो 1 और कॉलम कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आगे हम बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स, COLOUMN, कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, पूरी डेफिनेशन यही है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम,
इसके पास क्या हो, ओनली वन कॉलम। पूरी डेफिनेशन वही रहेगी, जहां पे वन यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉलम, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉलम। तो इसे हम समझते हैं दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1 3 5 1 2 4 9 8, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा नंबर आएंगे, इसमें कोई फंक्शन भी आ सकता है, कोई एल्जेब्रिक डेटा भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो 1 2 3। अच्छा ये बताइए इसकी क्या ऑर्डर है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों ये ऑर्डर होता है। तो इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3 रो, और कॉलम कितना हो गया 1। इसमें देखो तो 4 रो हैं, 1 2 3 4 रो देखिए, और कॉलम कितने 1। तो ये दोस्तों ये है हमारा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स पे। रो और मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर। किसकी तरफ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स? सबसे पहले तो एक जो मैट्रिक्स होता है, जो शुरू से ही हमने बताया कि रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, जिसको हम m इंटू में n लिखा करते हैं, m इंटू में n। यहाँ पे आप देखोगे ये इसी का ऑर्डर होता है, ये इसी का ऑर्डर होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is said to be a square matrix if it has column, number of column equal to नंबर ऑफ रो। एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जिसमें जितने कॉलम है उतनी ही क्या हो जाए रो। लेट अस कंसीडर लेट कि कॉलम है हमारे पास कितने m, और रो कितनी है हमारे पास n, या इसको उल्टा कर लेते हैं n m n n। ठीक है, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसमें m बराबर में क्या हो जाए n हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जितनी रो उतने कॉलम, जैसे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, तो ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हो गया। अच्छा ये भी तो हो सकता है 1 3 4 5 6 7 12 16 18। अब ये देखिए 3 रो और दोस्तों कितने 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम दोस्तों, तो ये कितना हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद। ये भी हमारा 3 बाय 3 हो गया, 4 बाय 4, 6 बाय 6, 8 बाय 8, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो अगर दोनों रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब दोस्तों देखिए हमने रो मैट्रिक्स समझ लिया, कॉलम मैट्रिक्स समझ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें रो और कॉलम क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात करनी है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है ये समझते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी आप उसका डायगोनल चेक करेंगे, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। दोस्तों क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर हम डायगोनल की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो मैं इसको साफ करता हूं और फिर लिखता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों, कहां गए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पर। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले ध्यान रखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix, diagonal
मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इफ इट्स नंबर, इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपने डायगोनल का मतलब, आप जब डायगोनल देखते हैं तो आपने ये देखा होगा, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में ये वाली लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर है। तो ये इस डायगोनल के फॉर्म में जो एलिमेंट रखे हुए हैं दोस्तों, इस डायगोनल के फॉर्म में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उसी की बात करें। तो सबसे पहले क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों 6x6, 8x8, 3x3, 2x2, जितनी रो उतना कॉलम, पहले तो आपको वो याद होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने 3x3 का लिया, 3 का, तो ये यहाँ पे 1 2 3, ये है हमारा डायगोनल। डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट। पहले तो ये डायगोनल हो गया, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है उनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये सारे क्या होना चाहिए दोस्तों, जीरो होना चाहिए। ये सारे अगर जीरो होते हैं तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ दोस्तों। जैसे हम बना सकते हैं 1 3, बाकी के क्या हो जाए 0 0। पर ध्यान रहे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है। ये सिंगल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा सकता है अगर ये वाला मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, 1 by 1 का है, 1 रो और 1 कॉलम। तो सबसे पहले तो स्क्वायर की डेफिनेशन 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, और फिर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो जाए दोस्तों, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद दोस्तों अब आएंगे हम स्केलर मैट्रिक्स पे। चलो इधर ही समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया तो आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों, अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix, scalar matrix if its diagonal elements, if its diagonal elements are same, and non-diagonal elements are zero। ये समझिए ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। पर एक डायगोनल मैट्रिक्स वही होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पूरी कहानी स्क्वायर से शुरू होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसको डायगोनल तो होना जरूरी ही है। तो दोस्तों ये समझिए, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसके एलिमेंट यहाँ पे 3 3 3 मैंने ले लिया, मतलब जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, बाकी की टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस टाइप के एलिमेंट में इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की सारी टर्म सेम रहे। डायगोनल की सारी टर्म, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो सबसे पहले तो डायगोनल क्या होता है, जिसमें बीच वाली रो हो बाकी सब जीरो हो। लेकिन बीच वाली रो भी कैसे हो, कैसे हो दोस्तों, सेम हो। क्या हो, सेम हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। आई थिंक दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स पे। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है कि जल्दी तो नहीं हो रहा दोस्तों, है ना। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं हम लोग। तो रो मैट्रिक्स क्लियर हुआ, कॉलम हो गया, स्क्वायर हो गया, डायगोनल और स्केलर। अब दोस्तों हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, फिर समझेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
चलिए दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन यहां से लिखेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स इज said to be a identity matrix if its diagonal elements are unity और वन। यूनिटी और वन का मतलब एक ही होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया, मतलब बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीरो हो जाएंगे। अब बची बात किसकी, डायगोनल की। तो अब जो डायगोनल की बात बची, वो डायगोनल सबका डायगोनल क्या हो जाए, एक एक हो जाए। मतलब कि एक स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब यहाँ पे तीनों तीन को हटा के एक एक लिख दिया जाए, या √3 या √5, मतलब इन तीनों एलिमेंट को हटा के यहाँ पे क्या क्या लिख दिया जाए, 1 1 लिख दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, 1 के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और इसे कहीं पे दर्शाने के लिए, जैसे ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब जिसकी डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो जाए दोस्तों, और बाकी के सारे एलिमेंट 1 हो जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम बढ़ेंगे दोस्तों हम लास्ट वाले के पॉइंट के ऊपर, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स दोस्तों वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो दोस्तों, जीरो हो। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी एलिमेंट हो वो क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम क्या, जीरो, ZERO जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखिए, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे ऑल द एलिमेंट शुड बी जीरो, ऑल एलिमेंट शुड बी, सीधे डेफिनेशन लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ, लिख ही देते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स if its all element are जीरो। एक कोई सा भी मैट्रिक्स, चाहे वो 1/2 का हो, 1/4 का हो, अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी सॉरी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये भी हो सकता है, जीरो 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 जीरो, इसी को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर सिर्फ जीरो। इसका कहाँ उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, अभी चैप्टर जब आगे बढ़ेंगे तो आप समझते चले जाएंगे। इसको, ये जीरो मैट्रिक्स है और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थिंक आप सभी को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होती हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल सेम हो जाए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 1 1 हो जाए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स दोस्तों उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जहां पे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ये हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के और चलिए दोस्तों, कुछ और चीजें जो आपको जरूरी है समझने के लिए।
जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? तो अगर मैंने माना कि ये m बाय n का मैट्रिक्स है, m बाय n का मैट्रिक्स है मतलब m रो है, m क्या है हमारे पास रो, और n क्या है कॉलम है, ये क्या है दोस्तों कॉलम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए, क्या बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका जो यहाँ पे टर्म लिखी है दोस्तों, बस वही होती है क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हो सकता है ये, जैसे मैं एग्जांपल लूं 1 3 4 6, ये कितना है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, तो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 बाय 2, मतलब रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो ऑर्डर लिखा है m क्रॉस n से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हमारे एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब आपको एक्चुअल चीज सिखाने जा रहे हैं दोस्तों, है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है मैट्रिक्स शुरू करने से पहले। मैं मुझे शुरू में यही बता देना था, पर कोई नहीं, अब बता देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, एक जो भी मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका नाम कैसे रखा जाता है, ए। सबसे पहले आप क्या करिए, ए नाम रख दीजिए, ए। अच्छा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या ये पहली रो है, क्या ये पहली रो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले रो आती है फिर क्या आता है कॉलम, रामचंद्र के नाम से हमने याद किया, तो पहले रो फिर कॉलम। तो क्या ये पहली रो है? अच्छा, तो सबके आगे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो। क्या ये दूसरी रो है? तो ये सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो। क्या ये तीसरी रो है? तो 3 3 3। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हो गया आपको? तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो ये हमने सबसे पहले इनके नाम ऐसे रखना है, फिर कॉलम वाइज जाते हैं। अच्छा, क्या ये दोस्तों पहला कॉलम है, तो इस सब की जगह क्या कर दीजिए 1 1 1। पहले रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम। अब ये क्या दूसरा कॉलम है? बिल्कुल सर, तो ये दूसरी रो दूसरी रो दूसरी रो, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, और लास्ट में अब यहाँ पे हम समझेंगे। अच्छा, ये तीसरा कॉलम है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 3 3। तो सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट का नाम रखना आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं A22 क्या है, तो सबसे पहले A22 ये वाला होगा, है ना, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस एलिमेंट को हम बोलेंगे A22। ए कहीं पे लिखा है A31, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि थर्ड रो का पहला एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ही हो गया। कहीं पे ये लिखा है A33, मतलब जिसकी रो भी 3 और कॉलम भी कितना 3 है, तो A33 A22 A11। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सारे जीरो हो जाए, ये वाला ये पूरे के पूरे एलिमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको नाम रखना आना चाहिए। इसे बुक में AIJ के फॉर्म में भी रखा है, इसी को बुक में ऐसे रखा हुआ AIJ। आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रो, और जे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कॉलम हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि एलिमेंट के नाम कैसे रखने। जैसे मैं 2 बाय 2 का एक एलिमेंट लेता हूँ और आप उसके नाम रखेंगे। जैसे ये रहा मेरा 2 बाय 2 ए। सबसे पहले क्या करना है, हमें रो का नाम लिखना है। ये पहली रो है क्या दोस्तों? हाँ, तो ये फर्स्ट और ये फर्स्ट। क्या ये दूसरी रो है? बिल्कुल, तो ये क्या रखेंगे 2 और ये 2। अच्छा, ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, तो ये भी तो पहले कॉलम का ही एलिमेंट है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये भी दूसरा कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 बाय 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इधर देखेंगे तो 3 बाय 3। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें बताना है तो 2 में 2 का इंटू करिए तो 4 1 2 3 4। इसमें कितने 3 3 9, तो इन सबको काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इससे पता चलता है m क्रॉस n से, और टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इससे पता चलते हैं दोस्तों m इंटू में n से। ठीक है दोस्तों, एक आगे हल्का सा और समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल पे आएंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे करके। बढ़ते हैं आगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होती है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गए होंगे, और ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं।
थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, जैसे कि इक्विलिटी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स आपके इक्वल दिए हुए हैं, जैसे 8 7 6 2 5 4 3 2 1, और यहाँ पे दिया हुआ x y z, और ये 7 6, यहाँ पे अब नंबर आप कुछ भी कर लीजिए या सेम कर लीजिए। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका A11 ये है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो इसका कंपैरिजन किससे होगा? इसके A11 से। तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा। 7 की जगह 7 है, देखो y की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा, और z की जगह पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है, तो उसके सारे एलिमेंट A11 के इक्वल होगा, A12 देखो A12 के इक्वल होगा, A13 के इक्वल होगा। सारे के सारे एलिमेंट, इसके जितने एलिमेंट है इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब कितनी रो, कितने कॉलम, क्या क्या हो सकता है एक मैट्रिक्स में? सर एक रो, तो एक मैट्रिक्स में कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इसका समझा था कॉन्सेप्ट, अब हमारे धीरे धीरे करके इसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर, एक एक करके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। तो 3 फैक्ट्री है दोस्तों, 1 2 3, और इसमें जितने लोगों ने काम किया है, यहाँ पे मैन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? वुमेन्स है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1। पहली फैक्ट्री में 30 मैन है और वुमेन कितनी है? 25, और यहाँ पे 25, और ये 31 वुमेन, और ये 27 मैन और 26 वुमेन। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। हमें किसके बारे में बताना है? 3/2 मैट्रिक्स में होना चाहिए, 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब कितनी रो होंगी? इसमें 3 रो होंगी और कॉलम कितने होंगे? 1 होंगे। 3 रो और कॉलम कितने? 1। सॉरी 3 रो कितनी होगी दोस्तों? रो होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे? 2। तो हमको क्या चाहिए? ये बिल्कुल सेम टू सेम रख दीजिए। 3/2 में हमको बताना है, तो ये देखिए 30 और 25, 31, 27 और 26। तो देखिए 3 रो हो गई इसकी और कॉलम कितने हो गए? 2। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। तो साथ में ये क्या पूछ रहा है? व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम। थर्ड रो में ध्यान से देखो, थर्ड रो ये रही हमारी थर्ड रो, और सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में सब सारे वुमेन्स की एंट्री है, और फर्स्ट थर्ड रो में मैन और वुमेन दोनों की एंट्री। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2? इफ अ मैट्रिक्स इट हैज 8 एलिमेंट। उसने पहले ही बता दिया एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है? ये एग्जाम्पल 2, इसने पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में, इट हैज 8 एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स के पास कितने? 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है दोस्तों। तो 8 एलिमेंट एक साथ ऐसे भी रखे जा सकते हैं, कॉलम में भी रखे जा सकते हैं, 4/2 में भी रखे जा सकते हैं। तो वो ये पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ऐसे समझ लीजिए कि आपको 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 को ऐसे भी रख सकते हैं, पहला एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस 8 को आप ऐसे भी रख सकते हो। सर क्या ऐसे ही करते रहेंगे हम पूरे क्वेश्चन को?
तीसरा तरीका क्या हो गया, 8 को ऐसे रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखो इसमें हमने क्या करा, एक रो ली और बाकी के 8 कॉलम ले लिए। इसमें देखोगे, देखो इसमें देखो 8 रो ले ली, एक कॉलम ले लिया। इसमें आप ध्यान से देखो तो क्या सर यही चलता रहेगा, नहीं, आपको हमेशा ऐसे नहीं करना, आपको जितने एलिमेंट है उसके मल्टीपल देखना है, हमेशा क्या देखना है, उसके मल्टीपल देखना है। तो देखो सबसे पहले तो 8 रो हो सकती है और 1 क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है, 8 रो और एक कॉलम। अच्छा जब ऐसे आप लिखेंगे तो ध्यान से इसको ऐसे भी लिख दीजिए, जिसमें एक रो और 8 कॉलम, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, जो मैंने पहले जानबूझ के बताया आपको। अच्छा दूसरा क्या तरीका हो सकता है, 2/4 हो सकता है और फिर 4/2 हो सकता है। और कोई तरीका हो सकता है कि 8 के और मल्टीपल देखो, 3। अच्छा पहले कैसे करना है, हमेशा सबसे पहले 1 से शुरू करा करो, 1 2, अब 3 में किसी चीज का इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 4 में करेंगे तो 4 वाले आ गए, 5 और 6, तो इसके टोटल पॉसिबल तरीके कितने हो गए, तो इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4। तो 8 के 8 एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसके 8 एलिमेंट हो, उसके टोटल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 4। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 3, जो कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, कंस्ट्रक्ट 3/2 का मैट्रिक्स। उसने एक क्वेश्चन बोला है आपको 3 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बनाना, मतलब इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसके एलिमेंट के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है, Aij बराबर में 1/2 और यहाँ पे मोड i माइनस में 3j। ये हमारे लिए क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हमें रेडी करना है, क्या हो सकता है। तो 3/2 का सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाइए। तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ये हमारा आंसर वाला मैट्रिक्स है। तो अच्छा 3/2 का मतलब क्या होता है, इसमें कितनी रो हो, 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो 3 पहले रो बना लो, 1 2 3, और कॉलम कितने चाहिए, 2, तो एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम। अच्छा अब नाम रखने की बारी आ रही है दोस्तों। अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड सेकंड, ये थर्ड रो ये थर्ड थर्ड। कॉलम की बारी आ रही है, पहला कॉलम 1 1 1 और दूसरे कॉलम के लिए 2 2 2। तो दोस्तों ये हमने सारे नाम भी रख दिए, ये ठीक से बना दीजिए। तो हमको ये सारे एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, A11 की, A12 की, A21 A22 A32 A31, और ये सब के लिए हमारे पास ये कंडीशन दी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 के लिए दोस्तों यहाँ पे I बराबर भी 1 हो गया और J बराबर भी क्या हो गया दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्यों, ये हमेशा I होता है फिर ये J होता है, हमेशा आपको याद रखना है, आगे वाला रो फिर दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। तो इसमें वैल्यू रखिए 1/2, 1 माइनस में 3 इंटू में 1। इसको दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 1/2, 1 माइनस में 3, 1 में से 3 गया दोस्तों, तो ये आने वाला है माइनस का 2। अब चूंकि आना तो इसको माइनस का ही 2 था, लेकिन मॉड क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव करेगा, तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा 1/2 इंटू में 2, मोड के कारण ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका A11 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये इसके नीचे A11 हमारे पास कितना आ गया, 1, इसको ब्रैकेट में डाल दिया हमने। दूसरा हमको क्या निकालना है, A12 मतलब I की वैल्यू कितनी होगी 1 और J की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 2। इसमें I और J की वैल्यू पुटअप करें तो 1/2 दोस्तों, ध्यान से देखिए I की वैल्यू कितनी रखनी है 1 और J की वैल्यू कितनी रखनी है 3 इंटू में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया तो 5, तो ये 1/2 और ये माइनस में 5, तो ये हमारा मोड से बाहर आएगा, तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। आई थिंक क्लियर है सभी को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, A11 आ गया, A12 भी आ गया, अब A21 चाहिए, A21 तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट में I की जगह 2 रखिए यहाँ पे, तो ये आ गया 2 माइनस में 3 इंटू में 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 1/2 और ये ब्रैकेट में माइनस में 1। देखिए ध्यान से
माइनस का 1 बाहर आके कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। तो A21 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई हमारे पास 1/2। बड़ा सिंपल है ये, बड़ा बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको आई और जे की वैल्यू प्रॉपर रखनी आनी चाहिए। मैंने 3 एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली, चौथे की निकालते हैं। दोनों को क्या रखना है 2 तो आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी दोस्तों और जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 तो A22 यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें रखिए वैल्यू 1/2 यहाँ पे 2 माइनस में 3 इंटू में 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 4 मोड में बटे में कितना 2, तो ये क्या आया 4 बटे में 2 तो कितना आया 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो ये 4 वैल्यू आ गई है, बाकी की और वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। A31 की वैल्यू निकालें। A31 के लिए इसमें क्या रख देंगे, आई की जगह 3, आई की जगह कितना रखेंगे 3 और जे की जगह कितना रखेंगे 1। रखिए 1/2 दोस्तों ब्रैकेट में 3 माइनस में 3 इंटू में 1, A31 तो 1/2। अच्छा दोस्तों 3 और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये हो गया 0। ये सारी वैल्यू आ गई। अब लास्ट वाली टर्म की वैल्यू कितनी है A32, तो दोस्तों इसमें आई की वैल्यू कितनी 3 और जे की वैल्यू कितनी 2, आई की वैल्यू कितनी 3 और जे की वैल्यू कितनी 2, तो ये 1/2। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे 3 माइनस में जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 3 इंटू में 2 दोस्तों, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो ये बचेगा पॉजिटिव 3/2। आएगा नेगेटिव बट मोड की वजह से, मैंने ब्रैकेट बना दिया, बट मोड की वजह से कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हमने सारे के सारे एलिमेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई A32 की। अब आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट की वैल्यू इसके अंदर रख देनी है। तो इसका हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा दोस्तों, सबसे पहले A11 की वैल्यू, A11 देखो ध्यान से, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 5/2 दोस्तों। तीसरा A21 की वैल्यू 1/2, ये रहा 1/2। A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो दिस इज द आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर, ये हमने पहली ही स्टेप में इसका आंसर कर लिया था दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4। तो दोस्तों एग्जाम्पल 4 है हमारा x प्लस में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर z प्लस में 4 ओके, और फिर है 2y माइनस में 7, ये पहली रो, ये माइनस का 6 a माइनस में 1 0 0 और b माइनस में 3 और माइनस का 21 इजिकल टू में, अच्छा ये इक्वल मैट्रिक्स है किसके 0 6 3y माइनस में 2 माइनस का 6 माइनस का 3 2c प्लस में 2 और 2b प्लस में 4 माइनस का 21 और ये 0। तो ये हमारा दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया दोस्तों। बड़ा सिंपल चैप्टर है। देखो सबसे पहले A11 को A11 से कंपैरिजन करेंगे, तो x प्लस में 3 बराबर में 0 रखेंगे, हो गया। फिर क्या रखेंगे z प्लस में 4, A12 बराबर में 6, फिर इसको इक्वल रखेंगे 2y माइनस में 7 इजिकल टू में 3y माइनस में 2। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये -6 कंपैरिजन करने के, अभी हम यहाँ पे a है तो इसको कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस में 1, a माइनस में 1 बराबर में माइनस में 3 है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लिए। अच्छा यहाँ पे c है तो c के लिए क्या करना पड़ेगा 0 बराबर में दोस्तों 2c प्लस में 2, और ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे b की वैल्यू निकलेगी। तो b वाले के लिए यहाँ पे मैं यहीं पे ले लेता हूँ, b माइनस में 3 बराबर में इस वाली टर्म को इससे कंपैरिजन किया तो 2b प्लस में 4। अब हमारे पास ये सारे जितने भी इन्होंने
इसमें ये डाल रखे थे एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, तो ये हमारा -3। ये देखिए जेड बराबर 6 माइनस में 4, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये जेड की वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ से 2y, अच्छा y वाली सारी टर्म को एक साइड ले जाइए, ये 2y उठा के उधर गया तो ये -7 और ये -2 इधर आया तो ये +2 बराबर में 3y, ये -2y, 7 में से 2 गए तो ये -5 और 3y में से 2y गए तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 3 में से 2 चले गए तो 1y बचेगा। चलिए दोस्तों -1 उधर गया तो -3 प्लस में 1, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो -2 बराबर में 2c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे। और लास्ट वाला ये बचा हमारे पास, देखो b की वैल्यू ऑलरेडी काफी तो हमने निकाली नहीं, अब b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये -3, ये +4 है तो इधर आया तो -4 बराबर में 2b, और ये b इधर गया तो माइनस में b, 4 और 3 7, -7 बराबर में b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों -7। तो ये सारी की सारी टर्म 1 2 3 4, तो a की वैल्यू -5, ये a की वैल्यू -2, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, और ये x y z, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद अब हमारा टर्म है एग्जाम्पल नंबर 5 तक पहुंचने का, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a प्लस में b, ये दिया हुआ a माइनस में 2b, फिर दिया हुआ है 5c माइनस में d, और दिया है 4c प्लस में 3d, इजिकल टू में ये दिया हुआ है 4 माइनस में 3, 11 और 24। चलिए दोस्तों अब इन्हें हम क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे, है ना। हमको पता है a11 से a11 को इक्वल पुट अप किया तो 2a प्लस में b बराबर में कितना हो गया 4। अब इस वाले को इससे पुट अप करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास a माइनस में 2b बराबर में -3, ये दो इक्वेशन, इस वाली टर्म को इससे इक्वल करेंगे तो 5c माइनस में d बराबर में कितना 11, और यहाँ पे 4c प्लस में 3d इजिकल टू में 24। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा तो है ही सब, चाहो तो इन दोनों से यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो या फिर एलिमिनेट कर लो कुछ भी। इस पूरी इक्वेशन में क्या हम 2 का इंटू कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखो, इस पूरे में हमने क्या किया 2 का इंटू किया तो ये हुआ 4a प्लस में 2b इजिकल टू में 8। अब इसके नीचे इसको एलिमिनेशन कर ले, a माइनस में 2b माइनस में 3, देखो सीधे जोड़ दो तो 4 और 1 ये 5a, ये खत्म हो गया, ये कितना हो गया 8 में से 3 गया तो 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। जैसे ही दोस्तों a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो इस इक्वेशन में, 2 इंटू में 1 प्लस में b बराबर में कितना हो गया 4, तो 2 प्लस में b बराबर में 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई, a1 आ गया b2 आ गया। चलिए अब इन दोनों में देखो 4c और यहाँ पे 3d, तो क्या इसमें 3 का इंटू कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए, इस पूरी इक्वेशन में 3 का इंटू करो, है ना। इसमें कितने का इंटू किया 3 का, तो ये हो गया 15c माइनस में 3d बराबर में 11 33, है ना 11 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4c प्लस में 3d बराबर में 24। चलिए जोड़ लीजिए क्योंकि सीधे जोड़ने पे बाद ही कैंसिल होगा, 15 और 4 19c, देखिए 9 और 4 4 और 3 7, और ये कितना हो गया 57, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 57 बटे में 3 57 बटे में 19, तो 19 दिया कितना हो गया दोस्तों 57, तो c की वैल्यू हमारे हाथ कितनी लगेगी 3। अगर c की वैल्यू 3 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और c की वैल्यू निकालिए, इसी में रख देते हैं। 4 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में d बराबर में 24, ये कितना हो गया 4 दिया 12 प्लस में 3d बराबर में 24 दोस्तों, तो 3d बराबर में 24 माइनस में 12, तो 3d बराबर में 24 में से 12 कितना हो गया 12, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 12 बटे में 3, तो d की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई d बराबर हमारे पास आ गया 4।
तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4। तो दोस्तों हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे 3.1 के एक एक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए, साथ जुड़े रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम।